हेलो, नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपन चर्चा कर रहे हैं 10वीं के विज्ञान का पेपर जो अभी 21 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो किस प्रकार से मैंने जो पहले बताए थे वो प्रश्न इसमें है या नहीं है, और इसमें जो लेवल था वो कैसा रहा, ठीक है। बच्चों से पूछा, उनका क्या जवाब रहा, वो सभी चर्चा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। लगातार आप बने रहिए। इसमें आप अपन चर्चा कर रहे हैं 10वीं के विज्ञान का पेपर। अपन चर्चा करेंगे मैथ का पेपर भी जो हो चुका है, तो आप लगातार बने रहिए। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करती है। तो शर्करा के स्तर का नियमन के लिए बताया हुआ है कि अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। और इससे इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो भी स्रावित होते हैं, ठीक है। तो शर्करा के लिए अपने को बताया हुआ है अग्नाशय ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि है वो गले में होती है, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो इसमें द ऑप्शन सही था। इसके उपरांत इसका जो दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो द्विखंडन में अपन चर्चा करेंगे। तो द्विखंडन किसमें होगा कि लेशमानिया में क्या होगा द्विखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन था, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन था। तो इस प्रकार से अपने को ये पूरी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं इन प्रश्नों के बारे में। वैसे वाले आपके गलत नहीं होने चाहिए, रिक्त स्थान वाले आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, ठीक है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, तो इसमें आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें अपने परिपथ भी इस प्रकार से बनवाया था, ठीक है। तो इस परिपथ में अपने को 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कि कार्बन के जो 6 अणु है वो टूटते हैं, और टूट के कोशिका द्रव्य से उसके बाद में ये पाइरुवेट में आता है। पाइरुवेट का फिर विखंडन होता है, 3 कार्बन के परमाणु का विखंडन होता है। फिर इसमें ये ऑक्सीजन का अभाव होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इस प्रकार से ये आपको बताया हुआ था। तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में अपन देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो चौथा प्रश्न अपना इस प्रकार से था कि अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जो जनन दिया हुआ है, और अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में अपने को पता है कि एक जीव भाग लेता है। तो अपने को यहाँ पे एक करना था, ठीक है। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। तो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, उत्पादक की भूमिका है क्या नहीं, द्वितीय भोक्ता है क्या नहीं, उपभोक्ता है क्या नहीं। यानी सूक्ष्म जीव है वो अपमार्जक का काम यहाँ पे करते हैं। तो ये अपने को पढ़ा हुआ है, और ये बेसिक सा बात है कि सूक्ष्म जीव होंगे वो अपमार्जक की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न है नहीं। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न में आ रहे हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है, ठीक है। तो बढ़ती हुई मात्रा इसमें क्या कहलाएगी, ये सीधी सी परिभाषा भी है और आपको दिया हुआ भी है। तो अपन इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें अपन करेंगे जैव आवर्धन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है कि पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अविवर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो विभाजन की प्रक्रिया है वो अपन बता सकते हैं कि 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये विक्षेपण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लो इसमें दिया हुआ है कि जो प्रश्न है इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो देख लेते हैं अपन।
इसमें तारों के टिमटिमाने का जो कारण पूछा है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होगा भाई? तारों के टिमटिमाने का कारण होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसमें सरल प्रश्न पूछा है, हार्ड नहीं पूछा। और नेक्स्ट प्रश्न अपने को इसमें दिया हुआ है, दो भौतिक राशियों ए और बी के चालकों की लंबाई दोगुनी करने पर चालक की लंबाई क्या करना है? इसमें दोगुनी करनी है। तो अपन इसमें क्या बताएंगे कि अपने पास एक संबंध होता है R समानुपाती L। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 ओम है ये क्या है? R है। ठीक है, तो R समानुपाती L होगा, तो चालक की लंबाई दोगुनी करेंगे तो R पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे प्रभाव पड़ेगा कि लंबाई दोगुनी करेंगे, लंबाई दोगुनी करेंगे तो बताओ भाई R पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो R भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो, ये मान है वो दुगुना हो जाएगा। तो 3 का दुगुना 6 होगा। तो इसमें 3 का दुगुना कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि ओम इंटू मीटर, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसमें दिया हुआ है, यानी प्रतिरोधकता। अब लंबाई दोगुनी करने पर विशिष्ट प्रतिरोधकता पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये सेम का सेम आएगा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था। इसमें बस इतना ही ये दिया हुआ था, और ये बताया हुआ भी है कि R समानुपाती L और R समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/A, यानी क्षेत्रफल। तो ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ब हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न था। बाकी ऐसे मेरे को नहीं दिखा कि कोई प्रश्न आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आसानी से आप कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको बताई हुई है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो क्या है? वो इसमें एम्पियर दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। ये छोटे वाले प्रश्न है। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है छड़ चुंबक के भीतर, तो भीतर क्या होगा? ठीक है, छड़ चुंबक के जो भीतर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी? दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। तो ये भी आपको समझने वाला प्रश्न था। अब सीधा पहले ऑप्शन में उत्तर से दक्षिण दिया हुआ है, तो कई भागेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं जाना है अपने को दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमेशा उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। लेकिन इसमें चुंबक के भीतर पूछा हुआ है, तो समझने वाली बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही क्या है? ठीक है, तो अपन इन तीनों को अपन क्या करेंगे? लंबवत करेंगे। और लंबवत करेंगे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अंगूठा बलशाली होता है, तो अंगूठा, ये देखो अंगूठा बलशाली है तो बल की दिशा है। और इसमें तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र है दर्शा रहा है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को। तो इसमें द है वो सही ऑप्शन होगा, द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसने तय किया है उसका सही है, बाकी आप जान सकते हैं। और इसमें उसके बाद 13 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, वो प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र। अब ऑप्शन में रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, सीधा भी पूछ सकता था, लेकिन इसमें देखो बिना बुझा हुआ, तो बिना बुझा हुआ क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और अब जिसमें जल प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें जल डालेंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और बुझे हुए चूने के साथ में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और बार बार मेरा ये क्वेश्चन बताया हुआ भी है कि आपने को किस प्रकार से अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, ये देखो, ये पीछे वाला जो पहला जो क्वेश्चन था 2024 वाला पेपर था, उसमें कि उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का जो गुणांक है वो क्या होगा? तो आप इस अभिक्रिया को पहले क्या करें? संतुलित करें। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3 Fe, और 3 लगाते ही इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो गुणांक में इसमें 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले संतुलित करना है, उसके बाद में ये अपने को करना है। तो ये अपना 6 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। फिर इसमें दिया हुआ है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। तो ठंडे जल के साथ में, सोडियम पोटेशियम था, तो ये सोडियम पोटेशियम। गर्म जल के साथ में मैग्नीशियम था, और एल्यूमिनियम है, आयरन है, ना तो ठंडे जल से ना गर्म जल से। तो ये अपने को बताया हुआ भी है, और अब ये इसमें आ भी गया कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो ये 15 नंबर है, इसका देख सकते हैं अपन क्या आएगा सोडियम। नेक्स्ट अपना जो इस एबेसेडर का प्रश्न है उसमें देख रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम, तो इसका घटता हुआ क्रम मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसमें आप पूरा एक टेबल है, ठीक है, अभिक्रियाशीलता क्रम वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके टेबल के अकॉर्डिंग आप इसका वे राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि कनका, मांगे, आलू, जिंक, फिर पी है, क्यों है, जी है, जी ओ। तो इस प्रकार से इसमें अपन पढ़ सकते हैं। और ये पीछे आया हुआ भी प्रश्न है, तो कैसे भी आए अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता वाली टेबल है वो अपने को तैयार होनी चाहिए। फिर अपन इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अपने को ये भी पता है कि ये कीटोन के लिए है, ये एल्कोहल के लिए है, ये एल्डिहाइड के लिए है, और ये ए ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ये दिया हुआ है, सिंपल सा प्रश्न था। आगे प्रश्न दिया हुआ है हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी जो संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, एक होती है, ये अपना सही है। और अपन सभी अपने हमेशा मैं 1 से 30 तक का तत्व है वो याद करवाता हूँ। तो 1 से 20 तक तो होने चाहिए, तो इसमें से आपको पूछ लिया। आगे दिया हुआ है जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो ये परिभाषा आपको पूछी है, तो जैव प्रक्रम, ठीक है, तो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो ये मैंने सीधा आपको बताया हुआ है पेपर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसमें फिर दिया हुआ है अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्त से भोजन के कणों को घेर लेता है, ठीक है, तथा संगलित होकर बनाते हैं। तो कूटपाद बनाते हैं ये संगलित होकर, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अपने को दिया हुआ है तीसरा प्रश्न के तीसरे में लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। लैंगिक जन्म में संतति में गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, या गुणसूत्र आपको पूछा है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र अपन इसमें बता सकते हैं। ये जलीय विलीन में HCl की वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र, तो इसमें HCl में ऋणायन क्या है वो आपको बताना है। तो ऋणायन क्लोरीन है, तो क्लोरीन Cl- लिख देंगे। नेटल में तो अम्ल पूछा है, तो नेटल एक पादप होता है, शाक होता है, और उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। चिंटी का डंक है उसमें भी यही अम्ल है। तो आप इसमें कर सकते हैं आसानी से। टेबल में से एक क्वेश्चन देख लो, इसमें से पूछ लिया, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन दे रहा है, तो इस बार भी दे दिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना, वमन को नियंत्रित करता है। तो ये मेडुला भाग है, ये आपको अच्छे से बताया हुआ है। कौन सा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला साइटोकाइनिन होता है हार्मोन, ठीक है। ये पादप हार्मोन आपको अच्छे से बताए हुए हैं, एब्सिसिक है और इसमें ऑक्सिन है, ये सभी जो साइटोकाइनिन है बताए हुआ आपको। दो अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2PD लक्षण अनुपात आपको बताना था। तो F2PD अनुपात 9:3:3:1 इसमें दिया हुआ है। 3 नंबर में ये आपको करना था, ठीक है। और इसमें जो चौथा प्रश्न है, एक लंबे एवं एक बोने पौधे में संकरण करवाने, ठीक है, एक लंबा पौधा लेंगे तो एक बोना पौधा लेंगे, तो उसमें आप संकरण करवाएंगे। और संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो ऐसे लंबे होंगे, तो ये आपको इसमें संकलन करवाना था। वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है, क्योंकि अल्ट्रावेव से हमें बचाती है ओजोन परत, ये आपको लिखना था। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। लेंस की क्षमता को, ये परिभाषा आ गई है, इसमें कोई वो हार्ड बात नहीं। विद्युत चुंबक क्या होता है, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको करवाए हुए हैं, बताए हुए हैं अच्छे से। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है, ठीक है, अतिबाण से बचाता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, इसमें आपको संतुलित, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है ये, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है बस, ये इस रूप में दिया हुआ है। शब्द समीकरण के लिए आपको ये इसमें बताना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें X जो मान है वो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, जिसे संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है।
सबसे अधिक तन्य धातु, अधिक तन्य धातु में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि किसी ने पूछा भी था कि सोना और लोहे में से, तो अपन सोना करेंगे और इसमें सोना ही लिखेंगे, अधिक तन्य धातु, ठीक है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है, ये इसका तन्यता का गुण है, तन्य धातु है, ठीक है। और इसके बाद में जो अपना जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं कि आगे इसका जो पार्ट है वो ब पार्ट है। ब पार्ट में भोजन के पाचन में लार की भूमिका लसलसा बना देता है। ये सभी बातें अपन लिख सकते हैं। लार की भूमिका और पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। मानव की मादा तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। आपको कार्य बताना है, दो ही लिखने हैं। आप अंडवाहिनी और इसमें अंडाशय के बारे में लिख सकते हैं। पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। स्पष्ट करना है, आपको बताना है कि सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला होती है पारतंत्र में, जिसमें जो उत्पादक, फिर उसमें उपभोक्ता में आप प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये सभी जो चयन आपको एक दिशात्मक रूप से लिखनी थी। अवतल दर्पण के 2 उपयोग। और फिर 9 नंबर खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, आपको बताना है। और विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। तो ये फलक कुंजी है और ये धारा नियंत्रक है। इसमें यहाँ पे बंद भी आ सकती थी, खुली दे दी इसने, तो आप सीधा इसमें बना सकते हैं। 10 नंबर। फिर इसमें 11 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथों में समानांतर विद्युत संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो पता है कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। बताना है अपने को, विद्युत का खर्च कम हो। निष्कर्षण प्रक्रिया में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण इसमें बताना है, ठीक है। आपको अलग अलग वर्जन स्थापन में 3 प्रकार से क्रियाविधि बताई हुई है, ठीक है। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए, ये प्रश्न था। खंड 6 में कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए काई प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है। 2 इसमें उदाहरण लिखने से आप आलू, ब्रायोफिल्म की पत्ती, ये लिख सकते थे। और इसमें अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा वृद्धन करता है तो उसे क्या फायदा होगा, उदाहरण द्वारा समझाना है, ठीक है। आप चित्र भी बना सकते हैं। बीजाणु द्वारा जो जनन है राइजोप्स में, वो आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न दिया था 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सितंबर माह में, तो सितंबर माह में 30 दिन होते हैं। आपको 30 से मल्टीप्लाई करता था, 2 से भी गुणा करना था, 4 से और 800 से और 1000 का भाग देना था। टोटल अपना जो आंसर आएगा वो मेरे हिसाब से 192 उत्तर इसमें आ रहा था, ठीक है। तो ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा का मूल्य इसमें आ रहा है 192, ठीक है। ये अपना 15 नंबर प्रश्न था। उसके बाद इसमें जो 16 जो नंबर प्रश्न है उसमें दिया हुआ, इसमें अथवा में भी दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों समांतर क्रम में पहले श्रेणी में करेंगे, फिर इन सभी को जोड़ देंगे, समांतर में हो जाएगा। और इसमें जो 8 वोल्ट वी का मान इसमें दिया हुआ है, तो आई का मान आप कर सकते हैं कि ओम का नियम लगा के। अच्छे से आपको बताया हुआ है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में उपरोक्त एक्स का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना है। तो इसमें ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें लेड अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो प्रतिस्थापित करके इसमें बना देगा लेड क्लोराइड बना देगा, एक्स का मान आ जाएगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न था, आपको इसमें करना है, बस इसमें ज़्यादा है नहीं, संयोजन वियोजन के विपरीत है। फिर इसमें 16 नंबर में अथवा में जो प्रश्न आया था वो भी अच्छा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इसमें जल, फिर सूर्य का प्रकाश देंगे, तो इसमें ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न दूसरा जो अथवा में था कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड वायु पर हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो 2 इलेक्ट्रोड इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है, तो इसमें अपने को वायु को बताना था। और फिर इसमें कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4- ऋणायन बनेगा। तो ये भी अपना बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर है वो क्या बनाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बनाएगा, त्याग कर धनायन बनाता है। जैसे सोडियम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसी प्रकार से यौगिकों में नाम लिखना है। तो इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन पहला लिख देंगे और दूसरे का अपन इसमें दूसरे का करेंगे प्रोपेनॉन कर देंगे, ठीक है। तो ये सरल प्रश्न थे। 17 नंबर प्रश्न आ गया।
उसके बाद में ये अथवा वाले हैं। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। अच्छे से आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ भी है, ठीक है, पेपर में भी दिया हुआ है। और 18 नंबर प्रश्न में भी आप देख सकते हैं कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा, आप उसको अभ्यास भी करवाया हुआ है। फिर अथवा में श्वसन का नामांकित चित्र दे दिया, तो मेरे हिसाब से तो आपने पाचन तंत्र वाला किया होगा, ठीक है। लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए। जबकि बिंब अनंत पर स्थित हो तो मैं हमेशा ये जो कंडीशन होती है टोटल 6 और 12 और या 16 कंडीशनों में से मैं 4 कंडीशनों को ज़्यादा हायर करता हूँ। उत्तल दर्पण में जो अनंत से बनता है, ठीक है, तो इसमें अनंत पर स्थित है, तो उसमें आपको पूछा हुआ है तो आसानी से कर सकती हैं। अथवा में भी ये अनंत से ही पूछा हुआ है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना पूछा हुआ है, ठीक है। तो स्नेल का नियम है, लेंस सूत्र है, और लास्ट जो अपना 20 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया करवानी है तो जिप्सम बन जाएगा, कठोर हो जाएगा। और इसमें जलीय कॉपर सल्फेट और धोने के सोडे क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल जल के आधार पर इसमें क्रिस्टल जल कितना होता है वो बताना था, और उसमें ये अलग अलग हो जाता है। क्रिस्टल का जल और रंग के बारे में आपको बताना था। ये इस प्रकार से अपना विज्ञान का पेपर था। इसमें कोई वो हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, जो समझने वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस प्रकार से ये अपना पेपर था विज्ञान का। इसी प्रकार से अपन गणित का पेपर भी लेके आएंगे, तो आप लगातार बने रहिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये आपके पास इस प्रकार से 10वीं की विज्ञान का सॉल्यूशन था। ज़्यादा हार्ड पेपर है नहीं, ज़्यादा का है ही नहीं इसमें हार्ड पेपर, आसानी से इसमें कर सकते हैं। कुछ बातें आपको समझनी थी, कुछ बातें आपको याद करनी थी, ठीक है। तो आपने पूरा पेपर को देख लिया है। अब आगे आप आगे की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।